प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज पाठ्यपुस्तक से गद्य खंड से पाठ 4 यानी मानवीय करुणा के दिव्य चमक नामक पाठ पढ़ाऊँगी, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। पाठ को शुरू करने से पहले मैं लेखक के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ, जहाँ पर उन्होंने अपने ही परिवार के संरक्षण में बहुत कुछ सीखा और साथ ही उन्होंने ये भी सीखा कि किस प्रकार से इस समाज के उन लोगों को सामने लेकर के आना है जो हमारे समाज में रह करके भी अपनी पहचान नहीं बना पाते, लेकिन साथ ही जो उनके साथ हिंदी भाषा को उठाने के लिए जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया और हमेशा से इस मातृभूमि में रह करके कहीं बाहर से आए और हमारी भारत भूमि में रह करके इसको और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, इस पर उन्होंने लेखन कार्य किया, जो कि अपने आप में एक सशक्त लेखन कार्य रहा। अगर हम इसके आगे बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक ऐसे पात्री को इस पाठ में हाईलाइट किया या उस पर उसके जीवन पर प्रकाश डाला, जो कि बेल्जियम से आया हुआ था और यहीं रह करके ताउम्र यहीं रहकर अपनी ज़िंदगी को ही नहीं बिताया, बल्कि हिंदी भाषा को एक पराकाष्ठा, उसकी चोटी, उसकी अहमियत तक पहुंचाने के लिए उसने अपना भरसक प्रयास किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ। 1927 में बस्ती जिले में हुआ था और उन्होंने BA और MA की उपाधियाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण की। इसके बाद उन्होंने आजीविका चलाने के लिए कुछ अध्यापन का कार्य भी किया और इसके बाद आकाशवाणी पे कुछ समय के लिए कार्य किया। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो काठ की घंटियाँ, बाँस के फूल, एक सूखी नाव इत्यादि प्रमुख हैं। और इनकी भाषाओं की, अगर इनकी भाषा शैली की हम बात करते हैं तो इन्होंने चित्रात्मक शैली का बहुत ही खूबसूरत से वर्णन किया है। साथ ही इन्होंने शब्दों के एक ऐसे जाल को बुना जिस पे पाठक आकर के पूरी तरह से अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत जो होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि लेखक जो होता है वो याद कर रहा होता है फादर कामिल बुल्के को। उन्हें ये जब पता चलता है कि फादर कामिल बुल्के जिनकी मृत्यु गैंग्रीन अर्थात जहरबाज से हो गई है, तो वो ये सोचने लगता है कि ये ऐसा जो अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व का आदमी था जो हमेशा किसी भी दुख में आया हुआ या सहायता के लिए आया हुआ व्यक्ति उसको हमेशा अपनी बाहों पे ले लेता था, जिसके दुख को अपना दुख समझ करके उसका निवारण करता था। उसे कैसे इस प्रकार की मौत मिली, वो कहते हैं कि आज भी जब वो रोड की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सफ़ेद चोले में साइकिल में सवार हुआ यहाँ पर कोई व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आ रहा है जो उसे उसके दुख से निजात दिलाएगा। कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे
और वहीं पर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। फिर भारत भ्रमण को आए और यहीं पर उन्होंने हमेशा रुकने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। सबसे पहले वो जेसुइट संघ से अपने धर्म प्रचार के लिए धर्म शिक्षा ली, परंतु बाद में यहाँ पर वो हिंदी की शिक्षा के लिए यहाँ पर रुक गए और साथ में हिंदी को एक उच्च कोटि स्थान तक पहुँचाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया और सेंट जेवियर्स स्कूल में वो विभागाध्यक्ष भी रहे हिंदी विषय के लिए। अगर हम कामिल पुलके के विषय में बात करें तो यहाँ पर लेखक ये भी कहता है कि वो एक देवदारू के वृक्ष की तरह थे। देवदारू का वृक्ष जो होता है वो काफ़ी घना होता है, जिसकी छाँव में जब कोई थका हुआ यात्री बैठता है तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कामिल पुलके भी उसी प्रकार थे। जब भी कोई उनकी शरण में जाता वो उसके दुख को इस प्रकार से दूर कर देते थे जैसे कि कोई अपना पिता या बड़ा भाई। कामिल पुलके अपने स्वभाव से वो सन्यासी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था और वो सन्यासी तो थे लेकिन गृहस्थ भी पूर्ण थे। जब किसी के घर में कोई भी उत्सव होता तो वो एक गार्जियन की तरह, एक अभिभावक की तरह वहाँ पर शिरकत करते और आशीर्वाद से उसकी झोलियों को भर देते थे। एक बार उनका पत्र आता है तो उनसे ये पूछा जाता है कि आपको कभी आपकी मातृभूमि की याद नहीं आती है? तो वो बोलते हैं कि मुझे मातृभूमि की याद आती है, लेकिन मुझे भारत से, अपनी कर्मभूमि से बहुत लगाव है। इसीलिए लेखक ने ये भी कहा कि जन्मभूमि तो उनकी बेल्जियम थी, परंतु कर्मभूमि उनकी भारत थी। तब वो बताते हैं कि उनके घर पर उनके बड़े भाई भी हैं और एक बहन भी है। माता पिता का पत्र आता रहता है, कभी मिलने की इच्छा होती है और माँ की कभी कभी याद भी आती है। एक दो बार वो वहाँ गए, परंतु भारत से विशेष लगाव होने के कारण फिर उनका मन वहाँ लगा नहीं और वापस आ गए। और तदुपरांत जब भी उनको कभी भी घर की याद आती तो उनकी आंखें भर आती थी। साथ ही कामिल पुलके परिमल संस्था में जाकर के भी वहाँ पर तमाम सदस्यों से मिलते और साथ ही हिंदी के उत्कृष्ट उत्थान के लिए तमाम तरह के सार्थक कदमों को उठाते। यदि हिंदी के लिए कोई भी ऐसे चीज़ों का या आलोचना करता तो उसे बेबाक उत्तर देते और साथ ही ये भी बताते कि हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान लोगों के जीवन में या समाज में किस प्रकार है। किसी की आलोचना पर वो तीखी प्रतिक्रिया करते थे और हिंदी को हमारी मातृभाषा बताते थे। प्रोफेसर कामिल पुलके ने हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए उन्होंने हिंदी अंग्रेजी एक शब्दकोश भी तैयार किया था। साथ ही उन्होंने अंग्रेजी की ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर भी किया था, जिसे नील पक्षी के नाम से हम जानते हैं। हिंदी उत्थान के लिए उन्होंने बहुत ही कदम और बहुत ही सार्थक कदम उठाए, जिससे उनके इस भारत की भूमि के प्रति लगाव को देखा जा सकता है। कामिल पुलके सिर्फ वेशभूषा से ही एक साधु नहीं थे, उनका व्यवहार भी साधु था। साधु मतलब सज्जन था। कामिल पुलके हमेशा से ही लोगों के साथ एक बड़े भाई और एक पिता की तरह व्यवहार करते थे, कभी किसी को निराश नहीं करते थे। साथ ही तो हमने ये देखा कि फादर कामिल पुलके सिर्फ वेशभूषा से ही सन्यासी नहीं थे, उनका जो व्यक्तित्व था वो भारत के प्रति इस प्रकार था
कि भारत उनके रोम रोम में बसा हुआ था। जब लेखक ने उनकी मृत्यु पर उनको देखा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी ऐसी शांति मुद्रा में लेटे हुए हैं जहाँ पे उन्हें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। जिस समय उनकी मृत्यु हुई, जैनेन्द्र कुमार जी, विजेंद्र कुमार जी और तमाम तरह के लेखक, मसीही समाज के लोग और रांची में चर्च के पास्कल जी वहाँ पर उपस्थित थे। जिस समय लेखक बताते हैं कि जिस समय उनका ताबूत पृथ्वी पर या धरती पर लगाया जा रहा था, डाला जा रहा था, गाड़ा जा रहा था, जिसके लिए हम जो भी शब्द चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस समय पास्कल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये कहा था कि कामिल बुल्के धरती पर जा रहे हैं। हे प्रभु, इस संसार में इसी प्रकार के महामानव का हमेशा जन्म हो, ये प्रभु से मेरी इच्छा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी भारत तमाम तरह की विभूतियों से परिपूर्ण है और यहाँ पर आए हुए बाहर के लोग भी जिन्होंने इस भारत की सभ्यता और भारत की विशेषताओं में चार चांद लगा दिया, ऐसे कामिल बुल्के को धन्य धन्य ये पृथ्वी उन्हें प्रणाम करती है। भारतवर्ष के लोग उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें इस प्रकार से श्रद्धांजलि प्रदान की। जब उनका शरीर इस पृथ्वी पर उतारा जा रहा था तब वहाँ पर सत्यप्रकाश जी भी मौजूद थे और उन्होंने कामिल बुल्के को नमन किया। वास्तव में वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके आँखों से आंसू छलछला उठे और साथ ही सभी उनकी उस अद्वितीय याद पे खो गए जो उन्होंने सबके साथ एक भाई बन करके, एक पिता बन करके समय गुजारा था। लेखक आज भी उन्हें उस एक यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह याद करता है और जब याद करता है तो उसके आँखों में उनके याद के आंसू बन करके वो छलक उठते हैं और फादर कामिल बुल्के को कहते हैं कि वास्तविकता में, वास्तविक रूप से यही इसी प्रकार के मानव जो मानवीय करुणा के दिव्य चमक जैसी शीर्षक को सार्थक करते हैं, उन्हें बार बार हृदय से नमन करने की इच्छा होती है। धन्यवाद।